हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सी कोर्स। आज क्या लेके आया हूँ? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए केस स्टडी की सीरीज जो हमारी कंटिन्यूएशन पे थी। केस स्टडी 8 ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड होकर डाल चुका हूँ। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इनकेस आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि आपके पास सारे केस स्टडीज IBS के यहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि IBS पढ़ने कैसे हैं। ये भी समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इस पढ़ना कैसे। आज मैं केस स्टडी 1 को डील करने वाला हूँ। केस स्टडी 1 आपके पास विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके पास में पूरी केस स्टडी 1 की समरी आपके पास अवेलेबल होंगी। पहले आप ये समझ लेते हैं कि पढ़ना कैसे। देखो, जो IBS है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर नंबर 6 है। ये एक कंप्रहेंसिव कोर्स है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको पहले भी, पहले वाली वीडियो में भी। अभी मैं बता रहा हूँ, ये कंप्रहेंसिव कोर्स है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे पहले हुआ करता था इलेक्टिव पे इकोनॉमिक लॉ है, रिस्क मैनेजमेंट है, तो उसी के रिगार्डिंग एक ही बुक होता था, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब यहाँ पे बुक्स आपके पास 5 है एंड पूछे जाएंगे पेपर 6 में, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी होगा। अब पॉइंट इज इसका आप क्या क्या लेके जाओगे। मैं भी ओपन बुक एग्जाम में हूँ, तो आपके पास में FR, DT, IDT, लॉ, सेल्फलेस मॉड्यूल्स की भी आपके पास में कंसेप्ट्स को यहाँ पे जाते जाएंगे। एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आपके स्टडी सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से पेपर से ये आए हैं। अब पॉइंट इसके आप ओपन बुक एग्जाम होगा तो क्या क्या लेके जाओगे। इतनी सारे बुक्स तो लेके नहीं जा पाओगे। आप इतनी बुक्स लेके भी जाते हो तो आप आइडेंटिफाई कहाँ से करोगे कि कौन से पेपर, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए। तो आपके लिए ये इजी होगा कि आप जैसे भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या पढ़ना स्टार्ट कर ही चुके होगे अब तक, आपने जो भी क्लासेस लिए होंगे जिन भी रिस्पेक्टिव टीचर से, आपको क्या करना है, समरी बनाना है। आपको समरी बनाते चलना है। समरी में भी क्या करना है, आपको समरी बनाना है। समरी में भी आपको चार्ट्स अच्छे से बनाने हैं। समरी कंसेप्ट्स की अच्छी खासी समरी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास DT, IDT, लॉ के लिए स्पेसिफिकली जो भी ड्यू डेट्स हैं, रेट्स हैं, जैसे TDS, TCS की हो गई, RCM की लिस्ट हो गई, इनकी एक अच्छी खासी लिस्ट आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। आप ये सब लेके कैरी आउट करके जा पाओगे। ठीक है, और ऊपर से आप केस स्टडी सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ICAI इन डेप्थ नॉलेज नहीं पूछ रही है। आपके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से नॉलेज पूछे जा रहे हैं इन केस स्टडीज पे। ठीक है सर, ये बातें तो क्लियर हो गई। आप चलिए केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी पे देख लेते हैं क्या क्या केस स्टडी पे, स्टडी नंबर 1 पे गिवन है। चलिए जी, आ गए हम स्क्रीन पे। तो केस स्टडी पढ़ने से पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है क्वेश्चंस देख लेने। क्वेश्चंस देखने के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि किसकी रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चंस, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास में एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 2 या 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, आपको करना क्या, सर्वप्रथम क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन केस स्टडी के साथ हमें लिंक करना है बाद में। चलिए जी, क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पी हैज इन्वेस्टेड 10 करोड़ इन SBI लाइफ आर्बिट्रेज फंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मस्ट अप्रोवेड अबाउट आर्बिट्रेज फंड। तो ये पता चल रहा है यहाँ पे पढ़ के कि ये AFM या पहले जो हुआ करता था SFM, इस पे से क्वेश्चन यहाँ पे आया है आर्बिट्रेज फंड के बारे में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मिस्टर पी इज ऑफ द व्यू दैट इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी आर लाइकली टू राइज, व्हाट लाइकली इंपैक्ट would it have on NAV of the debt fund? ओके, ये तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं आपको पता चल गया आंसर क्या होना चाहिए। इट इज लाइकली टू लीड फॉल इन द NAV ऑफ द डेट फंड, क्योंकि पता है आपको NAV जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट होता है। सो इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ेगा तो NAV नीचे जाएगा। तो 1 नंबर तो क्वेश्चन ऐसे आपके सॉल्व हो गए। 2 नंबर के आंसर A हो जाएगा। एज रिगार्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। एज रिगार्ड्स द परचेज ऑफ विला इन गोवा फ्रॉम मिस्टर क्रिस्टोफर इज कंसर्न्ड, मतलब कोई विला उन्होंने खरीदा है। मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट लाइकली टू करेक्ट एज रिगार्ड टू द TDS। अच्छा, TDS के रिगार्डिंग कौन सी क्वेश्चंस, कौन सी ये परचेज ऑफ विला के रिगार्डिंग कौन सी आपके पास ऑप्शन सही है, ये पूछना चाहिए, पूछ रहा है। एज्यूम ही डजंट हैव एनी अदर टैक्सेबल इनकम इन इंडिया एक्सेप्ट कैपिटल गेन फ्रॉम द प्रपोज्ड सेल ऑफ द विला। ओके, ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो ये पता चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, नॉन रेजिडेंट है। नेक्स्ट TDS के बारे में पूछा गया। तो TDS ऑन विला, परचेज ऑफ विला अर्थात मूल प्रॉपर्टी है। तो एक तो है हमारे पास सेक्शन 195, एक सेक्शन नंबर होता है 195। क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, 195 है तो सिर्फ सिर्फ एप्लीकेबल हो जाता है रेजिडेंट के लिए। क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 195 की, एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे TDS कहीं ना कहीं 20% के रेट पे डिडक्ट होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, अभी हम सोल्यूशन नहीं देखते, ऐसे भी आइडिया लग रहा है कि सोल्यूशन ये होनी चाहिए। एक बार पहले केस स्टडी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे सोल्यूशंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एज रिगार्ड मिस्टर क्रिस्टोफर्स इंक्वायरी रिगार्डिंग परचेज ऑफ अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स ऑफ NHI। अच्छा, कहीं कहीं याद आ रहा है डिडक्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए।
एंड फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, ये तो डिडक्शंस के बारे में क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 54 ईसी के रिलेटेड टू क्वेश्चन से, चलिए कोई नहीं, एक बार केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ने के बाद वापस आएंगे इस पे। मिस्टर क्रिस्टोफर प्लान्स टू रिपेट्रिएट फ्रॉम इंडिया सेल्स प्रोसेस ऑफ विला। अच्छा, जो विला उसने वहाँ पे बेचा था, जिसकी टीडीएस के हम प्रोविजंस देख रहे थे, उसको ये रिपेट्रिएट करना चाह रहा है पैसा, तो रिपेट्रिएट करना अलाउड है नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया फेम, जो आपके सेल्फ प्लेस मॉड्यूल है लॉ में से ये क्वेश्चन उठ के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंस मिस्टर पी वांट्स टू रिडीम हिज एंटायर पोर्टफोलियो। अच्छा, उनकी जो पोर्टफोलियो है वो रिडीम करना चाहिए अप टू 2023 में। व्हाट वुड बी द एडवाइस ऑफ सीए टू हिम रिगार्डिंग इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सच रिडेम्पशन। डोंट कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। चलिए, आपको इजी कर रहा है इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं कैलकुलेट करना। जस्ट डिस्क्राइब द मैनर ऑफ टैक्सेशन एंड द रेट्स, इग्नोर सर्च एजेंसीज। तो वही ज्यादा डीप में नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन, ऊपर ऊपर से पूछा जा रहा है आपको। व्हाट फर्दर एडवाइस ही शुड ऑफर रिगार्डिंग न्यूज हर्ड ऑन द टीवी में से। चलो, कोई न्यूज होंगे उसके बारे में क्या को इसका मतलब एडवाइस देना है वो देखा जाएगा। सीए को क्या एडवाइस देना है वो देखा जाएगा, उसके बारे में पूछेगा। चलो ठीक, कोई नहीं। मिस्टर पी हैज आल्सो प्लान टू इन्वेस्ट इन फर्दर अमाउंट ऑफ रुपीज 10 करोड़ एमटीएल लो ड्यूरेशन फंड। चलो, कोई एक बॉन्ड है इनके पास में, उस पर ये फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होगा इनकेस वो रिडेम्पशंस करते हैं वो इन्वेस्टमेंट को आफ्टर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 3 इयर्स डाउन द लाइन। चलिए, इसके बारे में क्वेश्चन से हम पूछे गए, कोई नहीं, ये भी आपके पास इनकम टैक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, मिस्टर क्रिस्टोफर अननोन रेजिडेंट इज प्लानिंग टू सेल हिज विला, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फेमा। चलो, आपको ये इतने पढ़ने से आप तो ये आइडिया लग रहा होगा कि ये पूरा पूरी केस स्टडी जो है आपके पास डीटी से पूछा गया है, एएफएम है यहाँ पे, एएफएम एसएफएम है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो लॉ है, सेल्फलेस मॉडल लॉ से क्वेश्चन पूछा गया। लॉ में भी आपके पास यहाँ पे फेमा से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए सर, आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी पढ़ना है, अब देख लेते हैं। सी एम हैज फ्लोरिशिंग प्रैक्टिस स्पैनिंग इन द एरिया ऑफ ऑडिटिंग, टैक्सेशन बोथ एज वेल एज both direct as well as indirect consultancy, particularly in foreign exchange laws in Chennai. Its clients include many HNIs, high net worth individuals apart from the corporates and the non-corporates. ठीक है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है हमारी, तो इससे आप कट्टा भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। One day, one of his HNI clients, Mr. P, called him to inquire about the tweaking of certain rules pertaining to taxation on redemption of mutual fund of इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना चाह रहा है, इससे रिलेटेड टैक्स लॉज के बारे में समझना चाह रहे हैं। He had heard that redemptions for the certain type of mutual fund investment is now going to attract increased income tax payouts। अच्छा, कहीं से पता चला इनका। He had also heard news of the same on the BTBC news channel but was unable to comprehend its lucidity. There was no clarity to him whether change has been made in the income tax law or rules framed by SEBI। ये भी उतनी ज़्यादा काम की आपके पास पैराग्राफ नहीं है, वापस हम इसको नहीं देखने वाले, एक और पढ़ लिया आपने बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Relay Consultancy and AMFI registered mutual fund distributor through which MF investments were made was continuously forwarding messages received from AMFI, Association of Mutual Funds in India, to his mobile. The messages were at the best cryptic and required investor to be in touch with the chartered accountant tax consultant। ठीक है, ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं है, एक बैकग्राउंड बात आ जा रहा है इसमें कि कैसे करके क्या स्टडी है इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पी हैड एन इमर्सिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 50 करोड़। ओके, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है आपके स्टार्ट होते हैं। 50 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास में, ये इन्वेस्टमेंट की डिटेल गिवन है 10, 15 एंड 10। चलिए, 50 करोड़ हो गया, ये टोटल आप करोगे तो 50 करोड़ से आएंगे। ठीक है, in various mutual fund and any changes in the income tax payout pertaining to it could affect his ROI adversely। ओके, जो इनकम टैक्स चेंजेस के बारे में ऊपर बातें हो रही थी, यदि कोई चेंजेस आ गया तो उसके ROI पे adversely इफेक्ट होंगे। ठीक है, under stress he sought an immediate appointment of CAM armed with the summary of investment made in the mutual fund। He came to the CA's office and sought his much needed advice। The summary of mutual fund is on 31 March 2023 looked as under। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपके पास यहाँ पे डिटेल गिवन है, कौन से इन्वेस्टमेंट कब इन्होंने कर रखे थे, कितनी अमाउंट इन्वेस्टर, ये बात है यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा ही आल्सो इन्वेस्टेड 5 लाख इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फंड पे इन्होंने 5 लाख फर्दर इन्वेस्ट कर रखे हैं। सिंस अमाउंट इन्वेस्टेड वाज स्मॉल ही वाज नॉट बोथ रिवॉर्ड द सेम। चलिए ठीक है, इसके बारे में हमें कोई कंसल्टेंसी नहीं देनी, इनको कंसल्टेंसी हमें देने हैं ऊपर के 4 फंड्स के बारे में। ही आल्सो इन्फॉर्म टू सीएम दैट फंड स्टेटेड एट 1 and 2 आर द डेट फंड। ओके, जो एमटीएल एंड बोन इंडिया है, ये दोनों डेट फंड है। एंड फंड स्टेटेड 3 and 4 आर द इक्विटी फंड्स। ठीक है, ये इक्विटी फंड्स है। ये जरूरत क्यों है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल गेन्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड कैपिटल गेन्स की, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की हमें जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है, उनकी सेक्शन भी अलग होती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है सर,
आगे बढ़ते हैं। He further informs that these debt funds have invested 30% of their proceeds in equity shares of the domestic company and equity funds have invested 70% of the proceeds. Okay, ये डेट फंड है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 30% जो है इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी पे। ये जो है इक्विटी फंड है, इन्होंने 70% इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी पे। चलिए सर, कोई नहीं, ठीक है, समझ गई बात, आगे बढ़ते हैं। In equity share of the domestic companies, ठीक है, the investment pattern of the fund is going to remain unchanged, अच्छा सेम ही रहने वाला पैटर्न। He was planning to redeem his entire investment in the month of October 23, tentatively depending upon the suitable market conditions. So period of holding कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेट मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The discussion also veered towards returns from the debt fund. Debt fund invests predominantly in government and high grade corporate bonds. Mr. P was of the view that interest rates are economically likely to go up in the few months' time, keeping in view broad of macroeconomic indicators, ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। The discussion is traced a bit and it came out that he plans to buy a villa in Goa. Okay, विला के बारे में जो क्वेश्चंस में पूछे जा रहे थे नीचे, उसके बारे में given he is already 65, अच्छा 65 के एज हो चुके हैं, अब वो विला खरीदना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। And wants to spend time in the scenic beauty of Goa। भाई 65 के एज हो चुके हैं, अभी गोवा जाना है इनको। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट इट ट्रांसफर्स दैट ही इज गोइंग टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1 करोड़ टू ऑनर विला। ओके, 1 करोड़ रुपये एडवांस देने वाले हैं। मिस्टर क्रिस्टोफर एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉन रेजिडेंट। ओके, जो क्रिस्टोफर के बारे में बातें की बनते नीचे, आई थिंक इनकी विला होंगी और ये सेल करना चाह रहे हैं इसको। नॉन रेजिडेंट ऑनर ऑफ विला हैड एक्वायर्ड दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थ्रू हिज रजिस्टर्ड विल ऑफ हिज लेट फादर। चलिए इसके क्वेश्चन हमें नीचे मिले थे। इनहेरिटेंस के थ्रू इनको ये विला इसके पास होने को मिले, ठीक है। फेमा के रूल्स पे इनहेरिटेंस के थ्रू जो मिलते हैं वो ये होल्ड करने के लिए एलिजिबल होता है। टोटल कंसिडरेशंस टू बी पेड टू मिस्टर क्रिस्टोफर वाज 5 करोड़ इंक्लूडिंग एडवांस पेमेंट ऑफ पेड, ठीक है। विला की टोटल पेमेंट जो है 5 करोड़ होने वाली है, 1 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी एक रीजन है कि ये प्लान कर रहे हैं अपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में रिडेम्पशंस करने के लिए एमएफ इन्वेस्टमेंट को। इनक्वेस्ट फ्रॉम सीएम रिगार्डिंग एनी प्रिकॉशंस टू बी टेकन, लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग सच ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये ट्रांजैक्शंस करने से में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, ये पूछना चाह रहे हैं सीए से। Mr. P discusses the matter with this. With this said, Mr. Christopher over phone what happens to in India at time of the short visit. अच्छा ठीक है। He in turn also inquires from Mr. CAM regarding investment avenue, if any available to the non-resident like purchase of other house investment and mutual bonds. ये questions हमें नीचे पूछे गए थे। On a tax and laws to save capital gains and other requirements pertaining to filing of income tax return. It also transpires that India does not have any DTAA with the country of which Mr. Christopher is a resident. ओके, इनके पास ये DTAA नहीं है, तो इनको ये टैक्सेबल यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। मिस्टर क्रिस्टोफर प्लान्स टू रिपेट्रिएट द प्रपोज्ड सेल प्रोसेस ऑफ द विला व्हिच ही इज रेजिडेंट। ही अच्छा, वो अपनी कंट्री पे ये लेके जाना चाह रहे हैं, जो भी पैसे 5 करोड़ रुपए लेके आएंगे एंड 5 करोड़ रुपए अपनी कंट्री पे लेके जाना चाह रहे हैं। रीजन फॉर द मॉडलिटीज एंड द सेम एंड इनक्वायर्स सीएम इन दिस मैटर। क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपका इसी के रिगार्डिंग था। चलिए जी, ये तो पढ़ के इतना पता चल गया कि है क्या ये केस स्टडी आपके पास में, ठीक है। अब आप देख लेते हैं आगे क्वेश्चंस को वापस से कंप्लीट करते हैं। मिस्टर पी हैज अ 10 करोड़ इन एसबीआई लाइफ आर्बिट्रेज फंड। अच्छा, आर्बिट्रेज फंड कहीं पे आया नहीं, आया हमने टेबल पे देखा नहीं, इसको एसबीआई लाइफ आर्बिट्रेज फंड है। ये आर्बिट्रेज फंड में इन्होंने कर रखा है इन्वेस्टमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट आर्बिट्रेज फंड। इससे पहले हम ये जाए, पहले हम समझ लेते हैं आर्बिट्रेज फंड के कंसेप्ट के। आर्बिट्रेज फंड आपको पता होगा, जब भी प्राइस की डिफरेंसेस हो जाती है दो डिफरेंट मार्केट पे सेम टाइम पे, उसको हम आर्बिट्रेज करते हैं, उसको हम आर्बिट्रेज कहते हैं। मीनिंग कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज फंड आपके पास देखो, टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंशियल। एनएससी में सपोज कोई भी स्टॉक है आपके पास, एनएससी में लिस्टेड एंड बीएससी में भी लिस्टेड है। एनएससी में सेम टाइम में उसकी प्राइस ज़्यादा है एंड बीएससी में उसकी प्राइस कम है, तो ये दोनों के डिफरेंसेस पे यदि हम गेन कमा लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज फंड, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज फंड जो है ऐसे ही आपके स्टॉक से मिलकर बने हुए फंड है ये आर्बिट्रेज फंड। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल भी आपके पास ध्यान होना चाहिए, कैश एंड कैरी फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। सपोज स्पॉट मार्केट में आपके पास एक स्टॉक है जो 70 में बिक रहा है एंड फॉरवर्ड मार्केट में इसकी रेट है आपके पास में सपोज 80 है, तो आपने ये खरीद लिया स्पॉट में आपने ये भी खरीद, ये इसको सेल कर दिया एंड ये आपने खरीद लिया। तो बाद में जाकर जो प्राइसेस होंगे उसकी वेरिएंसेस में जो नेट प्रॉफिट आपके पास बचेगा, यहाँ पे जनरली प्रॉफिट ही बचेगा क्योंकि प्राइस में आपको वेरिएंसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट एंड द फॉरवर्ड रेट में वेरिएंसेस तो होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आपके पास आर्बिट्रेज फंड के बारे में। तो आर्बिट्रेज फंड में आप देख पा रहे हो ये कंसेप्ट है। चलिए आप इसके साथ ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या ऑप्शंस के बने। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि सच फंड्स
टेंड टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स देन इक्विटी। नहीं, बेटर रिटर्न्स देन द इक्विटी कैसे होगा? म्यूचुअल फंड कंपोनेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी की कंपोनेंट्स इस पे आके मिले रहते हैं, तो पता ही नहीं इस पे तो इक्विटी से बेटर रिटर्न्स तो होंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। सच फंड्स टेंड्स टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स देन द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये ठीक भी है, चलिए इसको पढ़ेंगे आगे। ये भी पढ़ लेते हैं, सच फंड्स टेंड्स टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न देन द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये भी ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं आगे। उससे पहले बाकी कैंसिल कर लेते हैं, ऑप्ट आउट वाले ऑप्शन से होते हैं, बेटर रिटर्न्स देन द इक्विटी, चलो ठीक है, ये तो गलत वाले ऑप्शन है, तो बी एंड सी में से कोई ऑप्शन आपके पास सही होना चाहिए, देख लेते हैं क्या आगे। However, they have a higher volatility in comparisons to the equity. Besides, they seek to capitalize price differential between the spot price. ठीक है, इसी को हम कहते हैं arbitrage. Expense ratio in arbitrage funds are more likely to be higher as compared to the liquid fund. आपको arbitrage में ज़्यादा ही आपके पास expense ratio होंगे, क्योंकि आपकी redemptions, buying, selling, brokerage ज़्यादा उसमें लगेंगे, क्योंकि transactions ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, हायर वोलेटिलिटी, हाउएवर दे हैव हायर वोलेटिलिटी कंपैरिजन टू इक्विटी, इससे आपके पास में ये समझ में आएगी कि कौन से ऑप्शंस में सही है। हाउएवर दे हैव लोअर वोलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू द इक्विटी, दे सीक टू कैपिटलाइज प्राइस डिफरेंशियल। ओके, बाकी तो सेम है। तो हाई वोलेटिलिटी होगी या लो वोलेटिलिटी होगी, आर्बिट्रेज फंड की समझना जरूरत है। तो आर्बिट्रेज फंड में क्योंकि इक्विटी बहुत ही ढेर सारा होंगे, इसके लिए बीटा हमें समझना जरूरत है। इक्विटी की बीटा हाई होंगी, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी होगा, हाई रिटर्न्स होगा, तो इसके वजह से जो है इसका आंसर जो है सी आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं इसमें से, भी आपके पास में क्या है, सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि बीटा जो है इक्विटी के ज्यादा होगी, क्योंकि इक्विटी पे हाई हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, हाई वोलेटिलिटी होता है। चलिए आंसर हम पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। Arbitrage funds provide better returns than the debt instrument as they work on the principle of capitalizing price differences between the spot and the future market, जो हमने कंसेप्ट देखा। इक्विटी ज़्यादा रिस्क है and obviously have high rate of returns, इसलिए arbitrage funds have the low volatility as compared to the equity। ठीक है सर। Typical expense ratio in the arbitrage funds are likely to be higher as compared to the liquid funds. Expense, since arbitrage fund would carry a large number of trades to capitalize the price difference between the different market, expenses will tend to be higher as compared to the liquid funds. Liquid funds invest in highly liquid market and market instrument and debt securities of the sort, which are normally held till maturity, resulting in the lower expenses। ठीक है, इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, इसलिए आर्बिट्रेज फंड की एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। तो ठीक है, ये पॉइंट्स थे क्या सर, एक नंबर के क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा टाइम? देखो, अभी पढ़ते समय आप ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ लो, आपको ये ऑप्शंस में से कौन से सही है कौन से सही नहीं है, ये भी आपको जो है हर एक के रीजन समझ के चलने होंगे, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम टाइम में थोड़ा हम ये देखेंगे कौन सी डाउन कौन सी राइट है। सीधा सा बात, राइट कौन है ये मुझे पता है, राइट ये है, बस राइट को टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बट प्रिपरेशन करते समय आपको सारा का सारा पढ़ के चलना है, ताकि आपको आइडिया लगता है, इससे भी कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। As regard proposed purchase of the villa in Goa, Mr. Christopher is concerned। हमें पता है कि टीडीएस के बारे में पूछा गया, चलिए टीडीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लिया। मिस्टर पीस का टॉप 10 टैन इसको ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टैन ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 1%, जो 195 का है 195 रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर मिस्टर पी टू ऑब्टेन टैन, नहीं 195 के लिए हमें पता है कि टैन ऑब्टेन करने की जरूरत है, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं है। 20% हालांकि सही है रेट, बट आंसर सही नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर मिस्टर पी टू ऑब्टेन टैन, ये भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैन, अच्छा बात है, टैन ऑब्टेन करना मतलब डी ही आंसर होगा। देख लेते हैं आगे क्या बातें गिवन है। 20% भी आपके रेट्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, लोअर डिडक्शंस के बारे में बातें गिवन है, तो आपके आंसर जो है यहाँ पे डी आंसर होगा। आयुष्य के आंसर देख लेते क्या बताएगा। ठीक है, डी बताएंगे, चलिए पढ़ लेते क्या बताएगा यहाँ पे। टैक्स ऑन द परचेज ऑफ मोर प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट ओनर इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195 विद द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैन। अच्छा, डिडक्टर को टैन लेना जरूरी है। चलिए देखिए, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन की वजह से हम सारा क्वेश्चन इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इवन आपको जरूरत भी नहीं था इसके लिए केस स्टडी पढ़ने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के लिए ये सारा हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरत है। कोई डीटीए एग्रीमेंट रिक्वायर नहीं है ओवरसीज कंट्रीज के साथ में। TDS will be deducted the rate of 20% pass through. How applications can be made to AO under section 195 or 97 for the capital gain, determines the capital gains on which taxes to be deducted. In that case, tax will be deducted at the lower rate. Tax is deducted under section 195 at the time of the credit of such, ये तो पता है credit payment जब चलिए। TDS deductions is required at the time of paying advance as well as, ठीक है, एडवांस में भी deduct होना चाहिए। ठीक है, हमें ये कंसेप्ट क्लैरिटी है। क्वेश्चन 1 to 3 के लिए तो जरूरत नहीं था कि हम जो है केस स्टडी भी पढ़े, बिना केस स्टडी पढ़े भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। As regards Mr. Christopher's inquiry regarding the purchase of another residential property in India, investment in bonds of NHAI and filing of the income tax returns which the following statement is most appropriate। तो दो क्वेश्चन से पूछा गया, एक तो फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स की बारे में, नेक्स्ट NHAI के बारे में। तो ये जो है आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। सेक्शन 54 EC जो है NHAI
बोन्स पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों ही कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। और एक बार सेक्शन नंबर 139 की जो फाइलिंग रिटर्न है वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि बिफोर डिडक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 54 EC एंड काफ़ी और सेक्शन से इनकी डिडक्शन से पहले यदि आपकी टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर जाती है 2.5 लाख रुपए से तो आपको जो है करनी पड़ेंगी रिटर्न्स को फाइलिंग। तो इसी पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी मुझे नहीं लगता आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत थी, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। नॉन रेजिडेंट आंसर पढ़ लेते हैं। नॉन रेजिडेंट कैन मेक अबव सेड इन्वेस्टमेंट टू सेव द कैपिटल गेन टैक्स, हाउएवर आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इफ इट हैज नो टैक्सेबल इनकम देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशंस टू फाइल दी। अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है तो इनको फाइल नहीं करें। ठीक ठीक लग रहा है, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। Non-resident can make above said investment to save capital gain tax. However, if his total income before giving effect to the reduction against such investment exceeds basic exemption limit, there is legal obligations to file the income tax return. सही लग रहा है ये। आगे देखते हैं। Non-resident cannot make above investment to save the capital gain tax. No such investment can be made by resident only to save the capital gain tax. ये तो गलत ही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। Non-resident can make investment by the purchase of another residence property in India but cannot make investment in the boards of venture which can be subscribed by residents only. ये तो गलत है। तो ये दोनों में सही लग रहे हैं, ये दोनों में इन्होंने बोला आफ्टर मेकिंग इफ इट हैज नो टैक्सेबल इनकम। बट इन्होंने पूछा गया कि बिफोर गिविंग इफेक्ट, ये जब तक क्लियर है अप्रोप्रिएट आंसर हमें देना है। तो आंसर नंबर बी आपका जो यहाँ पे सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया। नॉन रेजिडेंट कैन मेक इन्वेस्टमेंट बाय परचेजिंग अनदर रेजिडेंट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54 और बाय परचेजिंग bonds in NHAI in accordance with provisions section 54 AC. There is no buy in these sections for the investment made by non-resident। ठीक है। सेक्शन नंबर 39 के अंदर इफ इज टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 54 54 54 EC काफी सारे सेक्शंस में आपको बताया था। 54G है। चैप्टर 6 से एक्सेस द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू द इनकम टैक्स on or before the due date furnish a return of income. Therefore, there is no legal obligations to file the return where total income before giving effect to access the basic themselves. तो यहाँ पे जो है आपको मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। तो मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बी बन रहा है। ठीक है। इसके लिए क्या क्या स्टडी पढ़ने की जरूरत थी आपको? नहीं, बिना पढ़े भी हम इसको सॉल्व कर पाते। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि आपको कंसेप्ट इन डेप्थ नहीं पूछे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, कोई नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर 5 नंबर को MCQ पे देख लेते हैं। प्लान्स टू रिपेट्रिएट फ्रॉम India sale process of villa with the following statement must appropriate in this regard. Process up to ₹2,50,000 can be repatriated in a financial by using the liberalized remittance scheme. आपको याद होना चाहिए liberalized remittance scheme सिर्फ रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो बस liberalized remittance scheme आप देखो, ये ऑप्शंस एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे भी liberalized remittance scheme के बारे में बताया, ये भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी liberalized remittance scheme बताया, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस आंसर इज समझ सी। चलिए जी, ये हो गया इसके बाद है। अब आंसर में आपका जो है लिबरलाइज रमिटेंस के लिए वेलफेयर रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली, बस एक ये कंसेप्ट आपके पास क्लैरिटी हो जाता तो आप ये क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर पाते। So the proceed would be repatriated by non-resident Mr. Bishop using the NRO account subject to the certain restrictions in accordance with UST 1। अब क्या restrictions है यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा, आपको ऊपर से इसलिए बोला था मैंने कि क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं। Since Mr. P wants to redeem his entire portfolio, अच्छा entire portfolio को redeem करना चाह रहे हैं in month of October 23, what should be the advice CM। अच्छा, वो जो इंटर पोर्टफोलियो अपना रिडीम करना चाह रहे हैं अक्टूबर 23 में, टैक्स इंप्लीकेशंस उसके लिए क्या होगा। तो इनकी जो पोर्टफोलियो है, चलिए इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशंस मैंने बना रखा है, इसके हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपके पास ये 4 फंड्स इनके पास में थे। ये दोनों डेब्ट फंड था, ये दोनों इक्विटी फंड्स थे। इन्होंने 30% इक्विटी पे इन्वेस्ट कर रखा था, इन्होंने 70% इक्विटी पे इन्वेस्ट कर रखा था। इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले हमें समझना पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे यदि हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ। सिक्योरिटी अदर देन द यूनिट लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नहीं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड नहीं है। यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूटीआई, ये भी नहीं है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं है क्योंकि ये जो है आपके पास में म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स इस पे नहीं आएंगे। जीरो कूपन बॉन्ड भी नहीं है। अनलिस्टेड शेयर्स भी नहीं है। लैंड बिल्डिंग बोथ भी नहीं है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन द शेयर्स सिक्योरिटीज ये भी नहीं है। ये आएंगे आपके पास अदर कैपिटल एसेट्स में। तो देखिए ये अदर कैपिटल एसेट्स में, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स इस वजह से ये अदर कैपिटल एसेट्स में आ रहे हैं। तो अदर कैपिटल एसेट्स के लिए क्या प्रोविजन है कि 36 मंथ की प्रोविजन आपको देखने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। चलिए होल्डिंग पीरियड इस पे कंप्यूटेशंस कर लेते हैं। एमटीएल जो फंड है आपके पास 3/4/2020 पे इनकी यहाँ से लेके हम इसको काउंट करेंगे टिल अक्टूबर 2023। हम देख पा रहे हो 2020, 2021, 2022, 2023 ये 3 साल से ऊपर है। अप्रैल में था तो ग्रेटर देन 36 मंथ है। तो ग्रेटर देन 36 मंथ, क्योंकि 36 मंथ हमारे पास में
था टू रिगार्डिंग डिटरमिन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, आपके पास ग्रेटर देन 36 मंथ है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके पास लॉन्ग टर्म हो गया। और ये सेक्शन नंबर 112 के हिसाब से ये क्योंकि डेट ओरिएंटेड फंड है, इस वजह से सेक्शन नंबर 112 में चले जाएगी इसकी एप्लीकेबिलिटी एंड रेट जो यहाँ पे होंगे 10% का रेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं BON सेकंड वाला फंड जो है हमारे पास, बोर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। बोर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में क्या बताया गया, 12 दिसंबर 2020 पे इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था, तो दिसंबर 21, दिसंबर 22 एंड अक्टूबर 23 है, तो मतलब लेस देन 36 मंथ ही यहाँ पे दिख रहा है हमें, लेस देन 36 मंथ है, तब ये शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म होते साथ ही आपको पता होना चाहिए, याद है आपको कि 2 से 111 छोड़ के ये जो है स्लैब रेट पे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, और 111 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं क्योंकि डेट ओरिएंटेड फंड है, 111 इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ABD एंड SBA पे, दोनों ही इक्विटी ओरिएंटेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, SBA यहाँ देखना 2 दिसंबर 2022 पे इन्होंने कर रखा है, तो ये लेस देन 12 मंथ की इनकी इन्वेस्टमेंट पीरियड आ रही है, यहाँ पे जो है लेस देन 12 मंथ की इन्वेस्टमेंट पीरियड आ रही है, यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, इस वजह से इस पे 111A एप्लीकेबल हो जाएंगे एंड 15% की रेट यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड जो है तो नवंबर 2021, तो नवंबर 2022 एक साल हो गया, नवंबर 2023 मतलब जो है ये आपके पास में एक साल से ज़्यादा है, 1 ईयर एंड 9 मंथ, 1 ईयर 11 मंथ है, तो यहाँ पे 12 मंथ से ज़्यादा है, तो स्टिल ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ओ सॉरी, आपके पास जो है ये दोनों इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए आपके पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये फल करेंगे, यहाँ पे फल करते साथ इसकी जो एप्लीकेबिलिटी हम देखेंगे 12 महीने से देखेंगे, इसलिए हमने देखा 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म होते साथ में आपके 15% रेट लग जाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए, एंड 12 महीने से ऊपर होते साथ लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए 10% आपके रेट लग जाएंगे, सेक्शन 112 है यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये फॉल कर रहा था इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स इस वाले पे, एंड जो हमारे फर्स्ट 2 कैपिटल म्यूचुअल फंड्स थे वो यहाँ पे फॉल कर रहा था। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, यही टेबल आपके पास में सॉरी, ये जो टेबल आपके पास दिख रहा है, ये टेबल आपके पास में यहाँ पे आंसर बन के आ जा रहा है। ठीक है, ये टेबल यहाँ पे आपके पास में आंसर बन के आ जा रहा है, ये टेबल ही आपके पास यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपके पास में, हाँ चलिए इसका आंसर आप ऊपर मेरे पास यही यही आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 6 के ICAI के आंसर जो हैं यहाँ पे, ये इन्होंने यहाँ पे बताना चाहा कि MTL एंड बोर्न इंडिया जो है ये डेट फंड है, डेट फंड होने की वजह से होल्डिंग पीरियड लाइकली टू बी मोर देन 36 मंथ, इट वुड क्वालिफाई एज a long term capitalism by the virtue of 229 Income Tax Act. Therefore, long-term capital gains would arise in the redemptions of this unit and would be available for the long-term capital gains at the rate of 20%. बोन इंडिया फंड के लिए क्योंकि लेस देन 36 मंथ था, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, नॉर्मल टैक्स रेट पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। AD न्यू एनर्जी ग्रीन फंड, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, इसलिए यहाँ पे हम 12 मंथ देखेंगे क्योंकि इसके पास 65% से ज़्यादा प्रोसेस इक्विटी सेल्स पे था, इसलिए यह जो है लेस देन 12 मंथ है, इस वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 11A के अंदर 15% से टैक्सेबल बन जाता है। SBA लाइफ आर्बिट्रेज फंड है, इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है ADB की तरह, बट ये मोर देन 12 मंथ है, इस वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बन जाएंगे, 112 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 कोई इश्यू नहीं इस पे। अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 में और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास में, व्हाट एडवाइस ही शुड ऑफर रिगार्डिंग न्यूज हॉट ऑन टीवी मैसेजेस रिसीव्ड ऑन मोबाइल। टीवी मैसेजेस है कि इनकम टैक्स रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए कि यहाँ पे कोई चेंज इन द टैक्सेशन नहीं है परटेनिंग टू द रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एज इट स्टूड ऑन 31 मार्च 2023। टैक्सेशन पे कोई चेंजेस नहीं है अभी क्योंकि अक्टूबर 23 पे रिडीम करने वाले हैं एंड 31 मार्च 2023 के हिसाब से यहाँ पे कोई चेंज नहीं है एज डिस्कस्ड। वो इससे ये क्वेश्चंस की क्लैरिटी आपको तब मिलेंगी जब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे साथ साथ ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया। मिस्टर PS प्लान टू इन्वेस्ट फॉर द 10 करोड़ इन MTL लो ड्यूरेशन फंड एंड बोन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड हैज टेकन together in financial 2023-24. What are the tax implications and redemptions of investment after holding it more than 3 years down the line? देखो ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट और करना चाहेंगे 10 करोड़ रुपए की, जो A एंड B का फंड था 1 और 2 का, वो फंड्स में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या टैक्सेबिलिटी बन जाती है ये हम नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल 23-24 में। आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 50 नया अमेंडमेंट है। क्या बात है सर, नया अमेंडमेंट भी इन्होंने पूछ लिया, वो भी केस स्टडी 1 पे ऐसे कुछ नहीं छोड़ती, ऐसे जो है आपको ये पूछ लेंगे। ये नया अमेंडमेंट है, इन्होंने ये पूछा है 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिवली ये एप्लीकेबल हो जाती है आपके पास में सेक्शन नंबर 50 है। इन्होंने ये कहा गया है कि इन पे 2 चीजें, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर है, डिवेंचर ऐसी डिवेंचर जो कि मार्केट से लिंक्ड है, आपके पास इसकी इन्वेस्टमेंट प्राइसेस जो है ये वेरिएबल होती रहती है मार्केट से,
ठीक है। कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ दिस डिवेंचर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड टैक्स एट नॉन। देखो सेक्शन नंबर 50 डबल ए एक्चुअली में है क्या, बहुत ही समरी में बताता हूँ आपको, आपको इसे भी डिटेल में पढ़ोगे इसको। सेक्शन 50 डबल ए जो है 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। ठीक है, ये एप्लीकेबल है दो डिफरेंट फंड पे। एक तो मार्केट लिंक डिवेंचर्स हैं, मार्केट लिंक डिवेंचर्स के अलावा ये एप्लीकेबल हो जाता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स पे। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स जो कि इन्होंने जो भी रिकॉग्नाइज स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है उन पे ये एप्लीकेबल हो जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली कैसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से डेट ग्रेटर देन इक्विटी है, जो कि एज इक्वल टू एज मतलब एज इक्विवेलेंट ऑफ एमएलडी ही मानते हैं, जिसको मार्केट लिंक डिवेंचर्स मानते हैं। ठीक है, फंड्स जिसमें अप टू 35% इन इक्विटी शेयर्स है उसको मार्केट लिंक डिवेंचर्स माना जाएगा। यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई किया गया। अब इस पे ये बोला गया कि इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा आपको, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंप्यूट नहीं किया जाएगा। भले ही यहाँ पे जो एमओएल बॉन्ड था हमारे पास में, ये जो 36 मंथ से ऊपर थे, हम जो है ये 36 मंथ से ऊपर होते साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते साथ यहाँ पे क्या रेट लग जाते, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड डेट ओरिएंटेड फंड था, तो आपके पास 20% रेट एप्लीकेबल हो जाता है, जबकि आपकी नॉर्मल स्लैब रेट जो है नॉर्मल स्लैब रेट ग्रेटर देन 20% ही है। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मल स्लैब रेट 30% के रेट में चले जाते हैं। इस वजह से इनको जो है ये बेनिफिट मिल रहे थे। ये बेनिफिट नहीं देने के लिए सेक्शन 50 डबल ए इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे ये बोला गया जो भी मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स हैं या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जहाँ पे डेट ग्रेटर देन इक्विटी है, मतलब इक्विटी पे सिर्फ 35% शेयर्स हैं, तो उस सिनारियो पे उनको मार्केट लिंक डिवेंचर ही माना जाएगा। एंड मार्केट लिंक डिवेंचर्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके 3 साल से ऊपर ही क्यों ना हो, हम इसको इग्नोर करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग इग्नोर करेंगे एंड इसको हरदम शॉर्ट टर्म ही मानेंगे। शॉर्ट टर्म मान के आपको ये नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट जो आपके पास में है इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको समझ कर देता हूँ। सेक्शन 50 डबल ए जो एक नया अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव है। मार्केट लिंक डिवेंचर फर्स्ट एंड नेक्स्ट जो है ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स जो कि एज इक्विवेलेंट टू मार्केट लिंक डिवेंचर्स है, जहाँ पे फंड्स कैसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे फंड जो है आपके पास 35% इक्विटी से सिर्फ हो, इससे में इन दो में एप्लीकेबल हो जाएगा। और क्या है इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लेना, नहीं कंप्लीट करना, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, हरदम शॉर्ट टर्म माना जाएगा एंड आपके पास नॉर्मल टैक्स रेट पे ये कंप्यूटेशंस करे जाएंगे। ठीक है सर, आइडिया क्लियर हो गया इस पे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आंसर कैसे लिखना है हमें। इन्होंने बोला है कि 30% ऑफ द प्रोसेस इन दी इक्विटी शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे सेक्शन 50 डबल ए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ऑन रिडेम्पशन यूनिट स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हैज बीन एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 shall be deemed to be arising from for transfer of short term capital assets। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा इसको। एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट यदि 3 साल से ऊपर भी है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा एंड इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा एंड स्लैब रेट्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस यही लिखना है आपको जो हमने अभी डिस्कस किया कंसेप्ट्स पे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग टू आपके पास फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन था। मिस्टर क्रिस्टोफर एक नॉन रेजिडेंट है, प्लानिंग टू सेल हिज विला इन गोवा, एग्जामिन द वैलिडिटी। ठीक है, वो गोवा में अपनी जो विला था उसको ये सेल करना चाह रही है, तो इसके लिए वैलिडिटी क्या है फेमा में। देखो फेमा में ये क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो ये अलाउड हो जाता है, कोई यूनियन नॉन रेजिडेंट के लिए भी अलाउ हो जाएगा। सेक्शन नंबर 65 में बोला गया पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में होल्ड ऑन ट्रांसफर इन्वेस्ट इन द इंडियन करेंसी सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिचुएटेड इन इंडिया इफ सच करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड हेल्ड ऑन बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज रेजिडेंट इंडिया, या फिर इनहेरिटेड। तो इन ये सिनेरियो पे क्या था, इनहेरिटेंस से उसको मिला था, इस वजह से वो आराम से इसको वैलिड ट्रांजेक्शन से और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी इसलिए वैलिड ट्रांजेक्शन। तो ये थे आपके पास केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी नंबर 1 आपके पास में यहाँ पे इस पे आपके पास जीटी से क्वेश्चन पूछा गया था, ईएफएम से, एसएफएम से, लॉ से। आप देख पा रहे हो ऊपर ऊपर से कांसेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, इन डेप्थ प्रैक्टिकली नहीं पूछे जा रहे। एफआर से अब तक हमने केस स्टडी नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एफआर से कोई क्वेश्चन नहीं था। केस स्टडी नंबर 8 पे एफआर से क्वेश्चन था, तो एफआर से अच्छे खासे केस स्टडीज बन सकते हैं। एफआर से केस स्टडी आते हैं तो उसको कैसे डील करना वो भी हम आगे की केस स्टडी पे देखेंगे। अभी तो 8 केस स्टडी है, इन सब की वीडियोज आपके पास धीरे धीरे आती ही रहेंगी इसी चैनल पे। आप बने रहो इस चैनल पे एंड देखते रहो। और एक बात, ये जब केस स्टडी कंप्लीट हो जाएंगी तो केस स्टडीज की एक समरी भी बना के आपके पास इसी चैनल पे अपलोड करने वाला। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।